सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमो एक्सप्लेन। तो जैसा कि आपने इसके पिछले पार्ट में देखा है कि सांग्यान और ईफॉन अब रूममेट हैं और सांग्यान अपने स्कूल क्रश यानी ईफॉन को सच में बहुत प्यार करता है। और इसके पार्ट 1 में आपने देखा है कि ईफॉन सांग्यान को हग करती है। अब इसके आगे क्या होता है देखते हैं गाइस। सो लेट्स प्ले वीडियो। टैंग यान वहीं खड़ा रह जाता है, बंद दरवाजे को खाली नजरों से देखते हुए। उसके चेहरे पर भाव बदलते हैं, हैरानी से कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आता। उसके गालों पर हल्की सी लाली आ जाती है। वो गहरी सांस लेता है और झुंझलाहट में अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरता है। फिर अगली सुबह इयॉन तरोताज़ा महसूस करते हुए उठती है। वहीं दूसरी तरफ सैंगयान नाश्ते की मेज पर थका हारा बैठा होता है। रात भर ठीक से सो नहीं पाया था। उसकी नज़र लगातार उसके कमरे के दरवाजे पर टिकी रहती है। फोन देखते हुए इयॉन को आखिरकार रात वाला उसका मैसेज दिखता है। उलझन में वो पूछती है कि वो क्या कहना चाहता था। सैंगयान खुद भी समझ ना पाने की हालत में सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क भेज देता है। दूसरी ओर इयॉन पूरी तरह क्लूलेस होकर क्वेश्चन मार्क भेज देती है। थोड़ा झुंझला कर लेकिन बात कैसे छेड़े समझ न आने पर वो थम्स अप इमोजी भेजकर बातचीत खत्म कर देता है। फोन रखते हुए उसके चेहरे पर झुंझलाहट और अविश्वास दोनों झलक रहे थे। हमेशा कूल और इंडिफरेंट रहने वाला सैंगयान अब शर्माला हुआ था। वो पिछली रात की याद को दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद इयॉन अपने कमरे से नाश्ते के लिए बाहर आती है। सैंगयान को अब भी वहीं खड़ा देखकर वो कैजुअली पूछती है कि उसका मैसेज किस बारे में था। वो उसे कुछ पल घूरता है, भाव पढ़ पाना मुश्किल। फिर अचानक हंस पड़ता है, आंखों में हल्की शरारत के साथ। क्या तुम सच में ऐसे दिखावा करोगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं? इयॉन पल भर को चौंकती है। वो समझती है कि शायद वो इस बात से नाराज है कि उसने रात में उसे ग्रीट नहीं किया। थोड़ी गंभीर होकर वो सच्चे दिल से माफी मांगती है और कहती है कि आगे से ध्यान रखेगी। सैंगयान की हंसी गायब हो जाती है। वो उसकी आंखों में देखकर गंभीर आवाज में कहता है, मेरे लिए ये छोटी बात नहीं है। अगर आगे कभी ऐसा हुआ तो मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। इयॉन उसे हैरानी से देखती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सिर्फ हेलो ना कहने की बात को वो इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहा है। इयॉन के लिए वो एहसास किसी सपने जैसा था, जैसे वो अंधेरे जंगल में अकेली भटक रही हो, रास्ता न मिल रहा हो। और तभी एक तेज और गर्म रोशनी सामने आती है, सूरज जैसी। अनजाने में वो उसे कसकर पकड़ लेती है, उसकी गर्माहट में सुकून ढूंढती हुई। फिर उसी शाम घर लौटते समय लिफ्ट में इयॉन को सैंगयान मिलता है, जो किसी दोस्त से कैजुअल बातचीत कर रहा होता है। फ्लैट में घुसते ही वो उसी दोस्त से एक लड़की की बात करता है, जिसने उसे अचानक गले लगाया और फिर ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो इयॉन की तरफ मुड़कर एक लड़की का नजरिया जानना चाहता है। इयॉन बेपरवाही से कहती है कि सब कुछ उनके रिश्ते पर डिपेंड करता है। मजाक में सैंगयान आगे जोड़ता है कि वो लड़की उसके दोस्त पर पूरी तरह फिदा है। इयॉन हंसते हुए कहती है कि अगर सच में फीलिंग्स हों तो ऐसा होना नॉर्मल है। सैंगयान के होठों पर हल्की सी स्मग मुस्कान आ जाती है। वो उस ख्याल में खो ही रहा होता है, तभी यॉन कह देती है, हो सकता है तुम्हारा दोस्त ज्यादा ओवरथिंक कर रहा हो। उसके शब्द उसकी सारी कल्पना तोड़ देते हैं। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। उस रात सैंगयान सोफे पर लेटा चैनल बदलता रहता है। बेचैनी साफ झलक रही थी। शायद वो सच में ज्यादा सोच रहा था। शायद उस गले लगने का कोई मतलब नहीं था। सुबह काम के सिलसिले में ईफॉन पुलिस स्टेशन गई। वो और उसका एक सहकर्मी संभावित नए रूममेट्स के बारे में बात कर रहे थे। तभी उसकी नज़र एक युवक पर पड़ी जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा था। वो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है तो उसने ईफॉन की ओर मुड़कर पूछा, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? थोड़ी झिझकते हुए ईफॉन ने माना कि वो उसे जाना पहचाना लग रहा है। बिना एक पल सोचे उसने कागज का एक टुकड़ा लिया, कुछ लिखा और उसे पकड़ा दिया। वो उसका सिग्नेचर था। ईफॉन कंफ्यूज हो गई, लेकिन ये मानकर कि शायद वो कोई सेलिब्रिटी होगा, उसने अजीब सी मुस्कान के साथ धन्यवाद कह दिया। उसी दिन बाद में सैंगयान ने उसे मैसेज किया और उसे एक शॉपिंग सेंटर पर मिलने को कहा। बाहर इंतजार करते हुए वो अपने फ़ोन में उसी रहस्यमयी आदमी के बारे में जानकारी ढूंढने लगी, जिससे वो सुबह मिली थी। वो इतनी डूबी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि सैंगयान पीछे से आ गया है। वो उसके पास झुका और कान में धीरे से बोला, क्या यही तुम्हारा टाइप है? चौंक कर ईफॉन मुड़ी और देखा कि वो उसके फ़ोन को देख रहा था। वो तुरंत पीछे हटी और पूछा, तुम्हारी शॉपिंग अभी खत्म नहीं हुई? लेकिन सैंगयान उसे लेकर मार्केट के अंदर चला गया और मदद करने को कहा। दुकान में घुसते ही सैंगयान ने शॉपिंग की कमान संभाल ली। बिना सोचे समझे टोकरी भरता गया, जबकि ईफॉन एक एक चीज की कीमत ध्यान से तुलना कर रही थी। उसकी कंजूसी देखकर वो मुस्कुराया और चिढ़ाते हुए बोला, इतना ध्यान तो एग्जाम की तैयारी में भी नहीं लगाती।
मुस्कुराते हुए उसने उसके हाथ से एक सामान उठाया और सीधे कार्ट में डाल दिया। इतना मत सोचो, कहकर उसकी ओवरथिंकिंग खारिज कर दी। काउंटर पर ईफॉन ने हल्के से पूछा कि क्या वो बाहर शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि साथ रहते हुए अब 2 महीने हो चुके थे। हमेशा की तरह आत्मविश्वासी सैंगयान ने पूछा, क्या तुम मुझे निकालने के लिए इतनी उतावली हो? ईफॉन ने साफ किया कि ऐसा नहीं है, बस अगर वो चला गया तो उसे पहले से तैयारी करनी होगी ताकि पूरा किराया अकेले ना देना पड़े। दुकान से निकलते समय भारी बैग सैंगयान ने उठा लिए। ईफॉन ने मदद करने की जिद की तो उसने उसके हाथ में छाता थमा दिया। बस ध्यान रखना कि मैं भीग ना जाऊं, उसने कहा। चलते हुए उसने देखा कि बारिश की बूंदें ईफॉन के बालों पर गिर रही हैं। हल्के से बोला, छाता थोड़ा अपनी तरफ कर लो, मेरा व्यू ब्लॉक हो रहा है। ईफॉन को बात समझ नहीं आई, फिर भी उसने वैसा ही किया। शाम को ईफॉन के कहने पर उन्होंने एक हॉरर मूवी देखी। उसे तो फिल्म बहुत मज़ेदार लगी, लेकिन सैंगयान डरा हुआ था और मुश्किल से देख पा रहा था। जब ईफॉन सोने जाने लगी तो उसने चिढ़ाया, क्या अब अकेले सोने से डर लग रहा है? ईफॉन ने उसकी बात टाल दी, लेकिन बाहर जाने से पहले उसने फिर आवाज़ लगाई, यहाँ मेरे पास बैठ जाओ, अगर डर लग रहा हो तो मैं हूँ। ईफॉन जानती थी कि उसे डर नहीं लग रहा, लेकिन उसके कहने के अंदाज ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या उसे लग रहा है? उसका मन स्कूल के दिनों में चला गया जब क्लास में हॉरर मूवी चल रही थी और सैंगयान पूरी फिल्म सोता रहा था। सोचते सोचते उसे एहसास हुआ कि वो कितना पास आ गया है। जैसे ही उसने सिर घुमाया, उनके चेहरे बस कुछ इंच दूर थे। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने आराम से अपना ड्रिंक उठाया और माहौल टूट गया। तभी उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर अपनी आंटी का नाम देखकर ईफॉन ने तुरंत कॉल काट दी और नंबर ब्लॉक कर दिया। सैंगयान को शुभरात्रि कहकर वो अपने कमरे में चली गई। उधर सुहावान को सैंगयान का मैसेज आया, अब जब उसका अपार्टमेंट तैयार हो गया है तो क्या वो शिफ्ट करेगा? ईफॉन के बंद दरवाजे को देखते हुए सैंगयान हिचकिचा गया। वो अभी जाने के लिए तैयार नहीं था, उसे और समय चाहिए था। रात 3 बजे ईफॉन का दरवाज़ा चरमराता हुआ खुला। वो बाहर निकली और लिविंग रूम की ओर चल दी। अब तक जाग रहा सैंगयान उसे हैरानी से देखने लगा। उसने आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब वो उसे पूरी तरह अनदेखा करती हुई आगे बढ़ती रही तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाया, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वो बस उसके पास से गुजरी और वापस कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अगली सुबह ईफॉन ने मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा, जैसे कुछ न हुआ हो। नाश्ते के मेज़ पर सैंगयान उसे देखता रहा, सोचता रहा कि क्या उसे ये बात उठानी चाहिए। आखिरकार उसने फिलहाल चुप रहना ही बेहतर समझा। जब युवान सियाओ से मिली तो उसने बताया कि हाल ही में उसकी मुलाकात जेनी नाम की लड़की से हुई थी, जो स्कूल के दिनों में सैंगयान पर मरती थी। एक दिन जेनी ने सैंगयान को अलग ले जाकर पूछा था कि क्या वो सच में ईफॉन में दिलचस्पी रखता है। हमेशा की तरह सैंगयान ने जवाब देने से इनकार कर दिया और बस इतना कहा कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तभी जेनी ने देखा कि ईफॉन उनके पीछे खड़ी है। मासूम बनने का नाटक करते हुए उसने कहा कि वो ऐसी अफवाहों पर विश्वास नहीं करती और फिर बेझिझक सैंगयान को प्रपोज कर दिया। सैंगयान ने भी पीछे किसी की मौजूदगी महसूस की। मुड़कर देखा तो ईफॉन थी। उसने फिर जेनी की तरफ देखा और उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। ईफॉन को याद था कि उसके बाद भी जेनी लंबे समय तक सैंगयान के पीछे लगी रही, लेकिन हर बार उसे साफ साफ मना कर दिया जाता था। फिर सुच ने ईफॉन से पूछा कि क्या सच में उसके और सैंगयान के बीच कुछ नहीं था। उसने बताया कि सैंगयान भले ही ठंडा लगता था, लेकिन बेहद हैंडसम था और स्कूल में उसने ईफॉन के साथ जैसा व्यवहार किया वो सब जानते थे। हर किसी को पता था कि वो उसे कितना पसंद करता था, इतना कि कोई भी ईफॉन को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। ईफॉन ने माना कि ये सब सच था। जिज्ञासु होकर सुच ने पूछा कि क्या उसे कभी सैंगयान के लिए कुछ महसूस हुआ था। ईफॉन ने चुपचाप कॉफ़ी का एक घूंट लिया और शांति से स्वीकार किया कि उसे उससे लगाव था। ये सुनकर सुच चौंक गई और फिर से पूछा। ईफॉन ने बस धीरे से सिर हिलाया, होंठ काटते हुए। फिर सियाओ ने पूछा कि क्या अब भी उसके लिए कुछ महसूस होता है। ईफॉन ने कहा कि बहुत समय बीत चुका है और अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सुचिया अब असहमत थी। उसने कहा कि जब दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं तो पुरानी भावनाएं लौट सकती हैं। ईफॉन को पूरा यकीन था कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सैंगयान जल्द ही शिफ्ट होने वाला था। तब सुचिया ने एक और गंभीर सवाल पूछा, अगर दोनों को एक दूसरे के लिए भावनाएं थीं तो उस समय वो साथ क्यों नहीं आए। ईफॉन ने बताया कि लोग हमेशा कहते थे कि वो थोड़ी दूरी बनाकर रखने वाली लड़की है, जो ज्यादा संपर्क में नहीं रहती। उसने ये भी सुना था कि लोग कहते हैं कि उसमें अपनापन और गर्मजोशी की कमी है।
जब सीटियाल ने उससे पूछा कि वो दूसरों की बातों पर इतना यकीन क्यों करती है, तो इयोन ने कहा कि वो बस यूं ही दूसरों की बातों पर भरोसा नहीं कर रही थी। उसे सच में ऐसा ही महसूस होता था जब वो सैंग यान के साथ होती थी। उसके हिसाब से सैंग यान ऐसा इंसान था जो उससे कहीं ज्यादा पाने का हकदार था। एक उजला चमकता हुआ लड़का जो किसी ऐसे इंसान के लायक था जो अपना पूरा दिल उस पर लुटा सके। और उसकी नज़र में वो लड़की वो खुद नहीं थी। सीचियार ने उसे भरोसा दिलाया कि वो खूबसूरत है, समझदार है, और पूछा कि वो खुद को इतना कम क्यों आंकती है। इस पर इयोन को वो घटना याद आई जब वो अपनी मौसी के घर रुकी हुई थी। उसकी मौसी ने अपने बेटे के लिए एक अच्छा सा सूप बनाया था। जब उसके कजिन ने सूप पीने से मना कर दिया और कहा कि वो इयान को दे दे, तो मौसी ने कहा था कि इतनी अच्छी चीज़ इयान के लिए नहीं है। उस समय इयोन ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जब उसने देखा कि सैंग यान कितना अच्छा इंसान है, तो उसे लगने लगा कि वो उसके प्यार के हकदार ही नहीं है। सियार ने पूछा कि अब सैंग यान कैसा महसूस करता है, लेकिन इयोन को पूरा यकीन था कि अब उसके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची हैं, भले ही वो हमेशा उसके साथ अच्छा ही रहा हो। उसे वो दिन याद आया जब उनके पेरेंट्स को स्कूल बुलाया गया था। उस दिन उसकी मौसी और मौसा आए थे। सैंग यान ने उन्हें देखा था, लेकिन वो बस दूर से ही उसे देख सकता था, कुछ कर नहीं पाया। घर पहुंचने पर मौसी और मौसा ने उसे बहुत बुरी तरह डांटा। उसने माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और कहा कि उसे संभालने की उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आंसू बहते हुए उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और गिड़गिड़ाकर कहा कि उसे वापस घर बुला ले। उसने यहाँ तक कहा कि वो अपनी छोटी बहन के साथ रहने को भी तैयार है, लेकिन उसकी माँ ने उसे डांटा और कॉल काट दी। वो फ़ोन की स्क्रीन को देखती रह गई, गालों पर आंसू बहते रहे। वो बस एक घर चाहती थी, लेकिन उसे घर ले जाने वाला कोई नहीं था। तभी उसका फ़ोन फिर से बजा। इस बार कॉल सैंग यान की थी। उसने चिंता भरी आवाज़ में पूछा कि क्या उसे डांट पड़ी है। उसने माफ़ी मांगी और कहा कि उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि एक छोटी सी अफवाह उसे इतनी परेशानी में डाल देगी, लेकिन कांपती हुई आवाज़ में इयोन में बस कड़वे शब्द कहे और उससे कहा कि वो अब उसे परेशान करना बंद कर दे। उस दिन के बाद वे दोनों स्कूल में फिर कभी बात नहीं कर पाए। जब इयोन ने बीओ में ट्रांसफ़र लिया तो सैंग यान नियमित रूप से अपने स्कोर्स उसे भेजता रहा। बाद में वो कभी कभी उससे मिलने भी आने लगा, लेकिन उस फ़ोन कॉल की बात उन्होंने कभी नहीं की। वे पर्सनल बातें करना बंद कर चुके थे और बस चुपचाप साथ बैठकर नूडल्स खा लिया करते थे। सीआर ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और वो उससे बात कर सकती है, लेकिन इयोन के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी सियान जिद करती रही। माफ़ी मांगने के लिए कभी देर नहीं होती। जब इयोन घर लौटी तो उसने सैंग यान की तरफ देखा, लेकिन समझ नहीं आया कि अपने दिल का बोझ कैसे हल्का करे। इसलिए उसने सीधे बात छेड़ने की बजाय एक रैंडम टॉपिक उठा लिया और कैजुअली उससे उसके काम के बारे में पूछा, बार के अलावा। सैंग यान गेम में डूबा हुआ था। उसने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया और पूछा कि उसे अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों आ रही है। इयोन ने कहा कि उसने उसे रोज काम पर जाते नहीं देखा। आत्मविश्वास से सैंग यान ने कहा कि कई कंपनियां उसे हायर करना चाहती हैं, वो बस उन्हें आपस में कम्पीट करने दे रहा है और आराम से फैसला लेगा। फिर इयोन ने टॉपिक बदलते हुए उसके घर की रेनोवेशन के बारे में पूछा। सैंग ने बताया कि काम अभी चल ही रहा है और त्योहारों की वजह से डीले हो गया है। ऊपर से घर में अभी भी अजीब सी स्मेल है, इसलिए वो अभी शिफ्ट नहीं करेगा। अचानक इयोन ने टीवी की तरफ इशारा किया और पूछा कि स्क्रीन पर वो आदमी क्या कर रहा है। सैंग ने थोड़ी देर देखा और कहा कि वो शायद स्लीप वॉकिंग कर रहा है, इसलिए बाद में उसे कुछ याद नहीं रहेगा। ये कहते हुए वो उसकी रिएक्शन भी देख रहा था। इयोन ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी नज़र अभी भी स्क्रीन पर टिकी थी। जिज्ञासा से सैंग ने पूछा कि उसे स्लीप वॉकिंग के बारे में कैसे पता है। इयोन ने सच सच बताया कि पहले उसे स्लीप वॉकिंग की आदत थी, हालांकि अब काफ़ी समय से ऐसा नहीं हुआ। सैंग ने भौएं उठाकर पूछा कि उसे इतना यकीन कैसे है। इयोन चौंककर उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या उसने उसे ऐसा देखा है। उसने पूरे यकीन से सिर हिला दिया। घबराकर उसने पूछा कि तब वो क्या करती थी और क्या वो डर गया था, लेकिन सैंग ने शांति से कहा कि वो बस बाहर आकर कुछ देर बैठती थी और फिर अपने कमरे में लौट जाती थी। और डरने की बात, वो इतनी आसानी से डरने वाला इंसान नहीं है। सांस छोड़ते हुए इयोन ने कहा कि अगर ऐसा फिर हुआ तो वो बस उसे इग्नोर कर दे, लेकिन सैंग ने बताया कि ऐसा पहले ही 2 बार हो चुका है। इयोन की आंखें फैल गई। उसने घबराकर पूछा कि दूसरी बार उसने क्या किया था। सैंग थोड़ी देर रुका, मानो याद करने की कोशिश कर रहा हो, फिर बोला, पहले वो दौड़कर उसके पास आई और उसे कसकर गले लगा लिया। इयोन की सांस अटक गई। वो आगे की बात सुनने लगी।
फिर हल्की सी स्मर्क के साथ उसने जोड़ा कि उसने उसे किस भी किया था। इयॉन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। सैंग उसे देखकर मुस्कुराया, हंसी रोकते हुए, और थोड़ा आगे झुककर मजाक में बोला कि वो ब्लश कर रही है। शर्मिंदा होकर इयॉन ने नजरें चुरा ली और बुड़बुड़ाई कि शायद उसने कुछ ज्यादा स्पाइसी खा लिया था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने पूछा कि कहीं वो एग्जैजरेट तो नहीं कर रहा। सैंग ने नकली नाराजगी दिखाते हुए कहा कि वो उस पर झूठ बोलने का इल्जाम कैसे लगा सकती है, जबकि फायदा तो उसी का उठाया गया था। जिज्ञासा से इयॉन ने पूछा कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। सैंग ने कहा कि उसने कोशिश की थी लेकिन कह नहीं पाया, और शायद उसकी हरकतें उसकी असली फीलिंग्स का ही इशारा थी। थोड़ी शरारती लहजे में इयॉन ने पूछा कि उसने उसे ठीक कहाँ किस किया था। ये सवाल सैंग को चौंका गया। वो हिचकिचाया, फिर धीरे से हाथ उठाकर अपने होठों के कोने की तरफ इशारा किया। लेकिन इयॉन ने प्रैक्टिकल सोचते हुए हाइट डिफरेंस पर शक किया कि वो वहां तक कैसे पहुंच सकती थी। सैंग ने आह भरी और कहा कि अगर वो सच मानना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। दृढ़ निश्चय के साथ इयॉन खड़ी हुई और उसे सीन रिक्रिएट करने को कहा। सैंग उसकी हिम्मत पर स्मर्क करते हुए बोला कि वो बस उसे फिर से फायदा उठाने का मौका देना चाहती है। उसने साफ मना किया और कहा कि वो सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए है। आखिरकार सैंग भी खड़ा हो गया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सामने सामने खड़े होकर इयॉन ने उनकी हाइट डिफरेंस नोटिस की, फिर सवाल किया कि बिना पंजों पर चढ़े वो उसे वहां कैसे किस कर सकती थी। दोनों ने नीचे देखा, फिर ऊपर, और तभी महसूस किया कि उनके चेहरे सिर्फ 1 इंच की दूरी पर हैं। उनकी नजरें मिली, एक पल ज्यादा देर तक ठहर गईं, फिर अनजाने में आंखों से होठों तक सरक गईं। पास होने की वजह से हवा भारी लगने लगी, दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक इयॉन पीछे हट गई और मुड़ गई। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने मान लिया कि वो सही था और अब वो उस पर यकीन करती है। अपनी शर्म छुपाने के लिए उसने कहा कि अगली बार अगर ऐसा हुआ तो वो उसे पंच कर दे और खुद को बचा ले। ये कहकर वो तेजी से वहां से चली गई। सैंग वहीं खड़ा रह गया, उसे जाते हुए देखते हुए। उसका अपना चेहरा और कान भी लाल हो चुके थे। उसे अंदाजा नहीं था कि एक कैजुअल सा झूठ इतनी अजीब स्थिति पैदा कर देगा। अपने कमरे में इयॉन बिस्तर पर करवटें बदलती रही। नींद नहीं आ रही थी। उसका दिमाग बार बार वही बातचीत दोहरा रहा था। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि उसे हमेशा से सैंगयोन की डिम्पल पसंद थी। ये पूरी तरह से मुमकिन था कि बेहोशी की हालत में उसने सच में उसे वहीं किस किया हो। लेकिन चाहे ये कितना भी सच लगे, उसने पक्का तय कर लिया कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। अगली शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने एक कुर्सी घसीटी और उसे दरवाजे के पास लगा दी ताकि वो रात में बाहर न जा सके। अगले दिन उसने काम से जल्दी छुट्टी ली और अपने पिता से मिलने गई। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, एक ऐसा दिन जो उसके दिल पर खामोशी का बोझ ले आता था। शाम को जब सैंग घर लौटा तो उसने उसे किचन में डिनर बनाते हुए देखा। उसने पूछा कि क्या उसने खाना खा लिया है, अगर नहीं तो वो उसके साथ खा सकता है। वे साथ बैठकर खाने लगे, लेकिन पूरा खाना खामोशी में बीता। सैंग ने महसूस किया कि उसके व्यवहार में कुछ बदला हुआ है, हल्का सा लेकिन साफ। फिर भी उसने कुछ नहीं पूछा। उस रात घर शांत हो गया। इयॉन फिर से अपने कमरे से बाहर निकली। सैंग अभी जाग रहा था और उसकी हरकत देख ली। उसके धीमे सीधा चलते कदम देखकर उसे तुरंत लगा कि वो फिर से स्लीप वॉकिंग कर रही है। उसका पॉस्चर अजीब तरह से शांत था, लगभग बेजान सा। जब उसने रास्ता रोकने के लिए हाथ उठाया तो उसने कोई रिएक्शन नहीं दी, बस रास्ता बदल लिया और सोफे पर जाकर चुपचाप बैठ गई। चिंतित और क्यूरियस होकर सैंग उसके पास बैठ गया और ध्यान से उसे देखने लगा। कुछ मिनट बीत गए, फिर धीरे धीरे उसने अपना चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। सैंगयान ने हल्की सी मुस्कान दी। उसे लगा कि शायद अब उसे उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया है। लेकिन इससे पहले कि वो समझ पाता कि हो क्या रहा है, वो अचानक हिली और सीधे उसके ऊपर चढ़ गई। एक हाथ उसके कंधे पर टिका था, दूसरा हल्की से उसकी छाती पर दबा हुआ। उसकी आंखों में अब भी एक खाली, कहीं दूर खोई हुई सी नजर थी, लेकिन उसके एक्शंस बिल्कुल साफ और जानबूझकर किए हुए लग रहे थे। सैंगयान सन रह गया, इतनी अचानक आई नजदीकी से। उसका हाथ ऊपर उठा और बहुत हल्के से उसके गाल को छूने लगा, ठीक उसी जगह जिसके बारे में वो पहले मजाक कर चुका था। उसकी धड़कन तेज हो गई जब उसने देखा कि उसके होंठ धीरे धीरे और पास आ रहे हैं, और इस बार उसने सच में उसके होठों के कोने पर उसे किस कर लिया। सैंगयान की आंखें फैल गई, उसकी सांस जैसे गले में अटक गई। उसका हाथ इंस्टिंक्टिवली उठा, वो उसे थामना चाहता था लेकिन रुक गया। वो ऐसा नहीं कर सकता था, कम से कम तब तक नहीं जब तक वो पूरी तरह होश में ना हो। इसके बजाय उसने आंखें बंद कर ली और उस पल की गर्माहट को बस महसूस करने दिया, उस एहसास को अपने अंदर गहराई तक उतरने दिया। हालांकि उसे सहारा दे रही उसकी बाहें हल्के से कांप रही थी,
कुछ पलों बाद वो धीरे धीरे उससे अलग हुई। उसके चेहरे पर अब भी वही दूर पढ़ न सकने वाला भाव था। सांग्यान वहीं बैठा रहा, उसका दिल अब भी उस अचानक हुई नज़दीकी से तेजी से धड़क रहा था। उसने ध्यान से उसकी तरफ देखा और अविश्वास भरी आवाज में धीरे से कहा कि अभी अभी क्या हुआ है। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र अब भी कहीं और थी और उसके कदम पहले ही उससे दूर मुड़ चुके थे। बिना कुछ कहे वो वापस अपने कमरे की तरफ चलने लगी। सांग्यान तुरंत उसके पीछे गया और पूछा कि क्या वो उसे किस करके यूं ही चली जाएगी। लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना पीछे मुड़ी ना रुकी, बस ऐसे चलती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब वो दरवाजे के पास पहुंची तो इंस्टिंक्टिवली सांग्यान ने आगे बढ़कर रास्ते में रखी कुर्सी को हल्के से हटा दिया ताकि वो उस पर ठोकर न खा जाए। वो कमरे में दाखिल हुई और चुपचाप बिस्तर के किनारे बैठ गई, अब भी खामोश, अब भी बिल्कुल स्थिर। सांग्यान दरवाजे पर खड़ा रहा, अब उससे कम और खुद से ज्यादा बात करते हुए। उसने ऐसे शब्द छोड़ दिए जो वो आज रात सुनने वाली नहीं थी। आधे मजाक में आधे सच में उसने उसे याद दिलाया कि वो ऐसा इंसान नहीं है जो कुछ भी मुफ्त में दे दे, तो अगर उसने उसे किस किया है तो अब वो उसकी कर्जदार है, और जब वो जागेगी तो उसे ये सब उससे पूरा करना पड़ेगा। ये कहकर वो मुड़ा और वहां से चला गया। अगली सुबह अलार्म बजा और व्योंग को उठने की याद दिलाई। अलार्म बंद हुआ और वो खूबसूरत लड़की बिस्तर से उठी, लेकिन उसने नोटिस किया कि कमरे में रखी कुर्सी वहां नहीं थी जहां उसने रात को रखी थी। बिस्तर से उठकर उसने किचन में सांग्यान को देखा और उससे पूछा कि क्या वो पिछली रात नींद में घूमी थी। जाहिर तौर पर वो घूमी थी, लेकिन उसने ये भी कहा कि उसने पहले ही उसे बोल दिया था कि अगर वो उसे उस हालत में देखे तो इग्नोर कर दे। सांग्यान ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या वो बाउंड्रीज तय कर रही है, लेकिन व्योंग ने कहा कि वो बस एक रिमाइंडर था। खैर, सांग्यान नूडल्स बना चुका था और उन्हें शेयर करना चाहता था, तो वो खुशी खुशी उसके साथ खाने बैठ गई। खाते खाते उसने फिर पूछा कि क्या उसने उस रात कुछ इनअप्रोप्रिएट किया था। इस पर सांग्यान ने कहा कि उसने पहले जैसा कुछ रिपीट नहीं किया। वो राहत की सांस लेने ही वाली थी कि उसने स्मर्क करते हुए कहा कि उसने उससे बदतर काम किया है। ये सुनकर वो साफ तौर पर डर गई। फिर सांग्यान मुस्कुराया और उसे डांटते हुए बोला कि वो अपने दिमाग से गलत ख्याल निकाल दे। जब व्योंग जिद करने लगी कि आखिर उसने किया क्या, तो उसे सांग्यान से बहुत दबाव डालकर पूछना पड़ा। वो उसे देखता रहा, या यूं कहें उसके लाल होठों को, काफी देर तक, लेकिन आखिरकार वो कह ना पाया और उसकी नज़र से बचने लगा। उसने बहाना बना दिया कि वो इन दिनों काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा है, इसलिए इस तरह की बात उससे नहीं करना चाहता। हालांकि वो उसे धीरे धीरे समय के साथ सब पूरा करने देगा। व्योंग ने जिद की कि वो एक ही बार में सब चुका दे, लेकिन सांग्यान के हिसाब से अभी उसका समय नहीं था। अब व्योंग परेशान हो गई, ये सोचते हुए कि किससे भी बदतर आखिर क्या हो सकता है। सीधे सीधे उसने पूछ लिया, क्या उसे पैसे चाहिए? सांग्यान जम गया। उसके दिमाग में वेटर की कही बात गूंज गई कि उसने जो पैसे दिए थे वो हुकअप फी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई। क्या वो सच में उसे किसी हुकअप गाय समझ रही थी? जब व्योंग को एहसास हुआ कि उसकी बात कितनी गलत समझी जा सकती है, तो वो चुप हो गई। दोनों के बीच अजीब सी चुप्पी छा गई। बाद में ऑफिस में दो लोग हाथ हिलाकर खूबसूरत व्योंग को हेलो कहने आए। उसे इंटर्न से मिलवाया गया, लियोंग और चुंग को। चुंग उसे जाना पहचाना लगा, तो उसने पूछा कि क्या वे पहले मिल चुके हैं। पता चला कि वो पहले एक मूवी में आ चुका है। नए इंटर्न को ये उम्मीद नहीं थी कि उसकी सीनियर उसकी फैन होगी, और वो शर्म से लाल हो गया। इंट्रोडक्शंस के बाद इंटर्न्स आगे बढ़ गए। बाद में व्योंग को सांग्यान का मैसेज मिला, रेंट का पेमेंट, क्योंकि वे साथ रह रहे थे। उसने तय से ज्यादा पैसे भेज दिए थे। व्योंग ने एक्स्ट्रा अमाउंट वापस भेजने की जिद की, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया और कहा कि अब वो उसकी उधारदार है। फिर व्योंग ने सोचा कि वो कितने समय तक रहने वाला है। सांग्यान ने बताया कि वो तब तक रहेगा जब तक वो अपना कर्ज नहीं चुका देती। आखिरकार आधी रात में उसने अपने अंदर की इच्छाओं को उस पर हावी होने दिया था और उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी। इसी स्कैंडलस मैसेज से जूझते हुए एक इंटर्न अचानक पास आया और वीचैट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की बात की। दूसरा इंटर्न भी यही पूछने लगा, तो व्योंग ने हामी भर दी। आज न्यू कमर्स के लिए एक वेलकम पार्टी भी थी। चुंग लगातार व्योंग की तरफ देखे जा रहा था, जैसे पहली क्रश को देख रहा हो, और बार बार शर्म से लाल हो रहा था। काम खत्म हुआ तो एक लड़की चैन की तारीफ करने लगी कि वो कितना क्यूट है। दूसरी लड़की को यकीन नहीं हुआ कि व्योंग को वो क्यूट इंटर्न पसंद नहीं आया, तो उसने पूछा, तो फिर तुम्हारा टाइप क्या है? व्योंग कुछ पल रुकी, उसे जवाब नहीं सूझा। तभी अचानक सांग्यान का चेहरा उसके दिमाग में आ गया। वो तेज नीली आंखें, जिस तरह वो उसे देखता था, सिर्फ सोचते ही उसके गाल गर्म हो रहे और कान लाल पड़ गए। तभी उसे याद आया कि उसने अपने रूममेट को रिप्लाई नहीं किया है, और वो उसी में लग गई। पता चला कि वो बाद में बात करना चाहता है। उसे दिखावा करना पड़ा कि उसे बुरा नहीं लगा। वैसे भी आज वो देर से घर लौटने वाली थी। तभी उसकी कुलीग ने कहा कि वे पहुंच गए हैं।
जब उसने ऊपर देखा तो उसका दिल एक पल को रुक सा गया। ये सांग्यान का बार था। बार के अंदर पहुंचते ही सारे जूनियर्स खाने पीने में जुट गए और उनका स्वागत करने लगे। चुंग ने कैजुअली बताया कि वो सांग्यान से यूनिवर्सिटी में एक बार मिला था और उसने उनका ग्रेजुएशन बैंक्वेट भी अटेंड किया था। सांग्यान और ड्वांजू उनके बैच के सबसे मशहूर लड़के थे। एक शराब को हाथ नहीं लगाता था, दूसरा दर्जनों बोतल पीकर भी होश में रहता था। जिज्ञासा से किसी ने पूछा, तो इनसेन अल्कोहल टॉलरेंस किसकी थी? चैंग ने बिना सोचे जवाब दिया, सांग्यान की। व्योंग की आंखें फैल गई, उसे ये उम्मीद नहीं थी। चैंग ने आगे कहा कि जिस दिन उसने उसे देखा था वो अलग लग रहा था। पूरी रात वो लगभग चुप रहा, काफी डार्क मूड में। पूरी रात उसने बस एक बार बात की। जश्न चलता रहा, काफी देर हो गई तो व्योंग उठ के जाने लगी। तभी चैंग भी चलने लगा और उसने साथ चलने की पेशकश की। चलते हुए लड़का फिसल गया, लेकिन व्योंग ने उसे गिरने से बचा लिया। वो अभी पूछ ही रही थी कि वो ठीक है या नहीं कि अचानक एक बड़ा हाथ चैंग की हुडी के पीछे पड़ा। दोनों ने पलटकर देखा कि सांग्यान उसका कॉलर कसकर पकड़े हुए है। उसकी टाई ढीली थी, आंखें तेज और ठंडी, एक खामोश खतरनाक औरा के साथ। उसकी आवाज ऐसी थी कि रूह तक सिहर जाए। उसने लड़के को मदद की पेशकश की, हालांकि उसके लहजे से साफ था कि मदद उसका इरादा नहीं था। फिर उसने व्योंग के हाथ झटक दिए ताकि वो इंटर्न को ना छू सके। उसने लड़के को पकड़ा और वहां से ले गया। पार्क में पहुंचकर उसने चैंग से कहा कि वो ऐसी हरकतें बंद करे। वो ये ट्रिक सालों से जानता था। उसे अच्छी तरह पता था कि इंटर्न क्या करने की कोशिश कर रहा है। फ्लफी बालों वाला लड़का बहुत शर्मिंदा हो गया और सांग्यान का नाम पुकार बैठा। सांग्यान ने हयानी से भौएं उठाई। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? चैंग ने जल्दी से बताया, मैं नानवू से हूँ, मैंने आपको पहले देखा है। फिर संभलते हुए बोला, वैसे भी ट्रिक चलेगी या नहीं ये इस्तेमाल करने वाले पर डिपेंड करता है। सांग्यान ने स्मर्क किया, अगर ऐसा है तो तुम्हारे लिए ये बिल्कुल नामुमकिन है। उसी वक्त सून आ गया। उसने देखा कि व्योंग थोड़ी टिप्सी है तो उसे गाड़ी में बैठने को कहा। उसने जोर से ये भी कहा कि चुंग भी काफी टिप्सी लग रहा है। उसने लड़के को पकड़कर गाड़ी में डाल दिया। चुंग ने ईगरली व्योंग को बुलाया कि वो उसके पास बैठे, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, सांग्यान ने पीछे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। शांत लेकिन पॉइंटेड लहजे में व्योंग से कहा कि वो फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठे, बिल्कुल चैंग की कंफर्ट के ख्याल से। आखिरकार वो ऐसा ही इंसान था, इतना थॉटफुल। शहर की रौनक अब भी चल रही थी। ईफॉन कार की खिड़की से बाहर देख रही थी और उसे एहसास हुआ कि खाली पेट इतनी शराब पीना वाकई कोई अच्छा आइडिया नहीं था। आज जो उसे ड्राइव कर रहा था उसने उसकी हालत भांप ली और चुपचाप खिड़की थोड़ा नीचे कर दी। ईफॉन चौंक गई। वो उसे थैंक यू कहने के लिए मुड़ी, लेकिन सांग्यान ने नजरें फेर ली, जैसे अपने ही किए पर थोड़ा शर्मिंदा हो। तभी उसे बार में चैंग की कही बात याद आई और उसके मन में सवाल उठा, आखिर उस दिन सांग्यान ने इतनी ज्यादा शराब क्यों पी थी? उसे याद आया, हाई स्कूल के दिनों में उसने सांग्यान को शराब पीते हुए देखा था। उस वक्त का सांग्यान, चेहरे पर मीठी सी मुस्कान। पार्टी देर रात तक चली थी, चारों तरफ खाना पीना, हंसी मजाक। कुछ देर बाद उसने इधर उधर देखा और ईफॉन को जाते हुए देख लिया, तो टिपिकल हाई स्कूल बॉय की तरह वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ईफॉन ने पूछा कि क्या वो भी घर जा रहा है? वो हाँ बोला। ईफॉन को दूसरी दिशा में जाना था, तो उसने सोचा कि अब अगली बार मंडे को ही मिलेंगे। तभी अचानक उस लड़के ने फेंट होने का नाटक शुरू कर दिया। ईफॉन घबरा गई, उसे लगा शायद वो ज्यादा नशे में है। उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारे दोस्तों या पेरेंट्स को बुला दूं? असल में वो बस यही चाहता था कि ईफॉन उसकी केयर करे। ईफॉन ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसे सीढ़ियों पर बैठने को कहा। थोड़ी देर बैठो, नशा उतर जाए, फिर मैं निकल जाऊंगी। उसका ड्रंक एक्ट जैसा वो चाहता था वैसा रिजल्ट नहीं दे पाया। वो अकेला सीढ़ियों पर बैठा रह गया, बिना ईफॉन के, उसका सिर थामे। वो कुछ पल उदास बैठा रहा कि तभी ईफॉन वापस आ गई। क्या तुम चल सकते हो? उसने पूछा। वो सच में लौट आई थी। सांग्या ने एक पल को बोल ही नहीं पाया। फिर भी उसने ड्रंक एक्ट जारी रखा, बोला कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा। ईफॉन ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। फिर भी वो उसे कोशिश करते रहने को कहता रहा। आखिरकार सांग्यान ने थोड़ा सा सहारा दिया और उठ खड़ा हुआ। वो उसकी खूबसूरत आंखों में देखने लगा। दोनों ने जल्दी से नजरें हटा ली, गाल हल्के से लाल हो गए। शर्माते हुए उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारा सहारा ले सकता हूँ? ईफॉन ने कन्फ्यूजन में आंखें झपकाईं। हाथ पकड़ लो ना, उसने कहा, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा। अगर सच में मुझे संभालना है तो दोनों बाजू पकड़ने पड़ेंगे। ईफॉन हिचकिचाई, इस तरह पकड़ना हक जैसा नहीं लगेगा। लेकिन आखिरकार वो मान गई। आखिर उसने उसकी कितनी बार मदद की थी, इतना तो वो कर ही सकती थी।
वो उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई और इंतजार करने लगी। सांग्यान ने धीरे धीरे हाथ उठाया, लेकिन बीच में ही रुक गया। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने हाथ अपने चेहरे पर रख लिया, टमाटर की तरह लाल हो गया। कुछ पल बीते, तभी अचानक ईफॉन मुड़ी। सांग्यान के रिएक्ट करने से पहले ही उसने उसका हाथ पकड़ा और अपने कंधे पर रख दिया, पूरी सीरियसनेस के साथ उसे सहारा देते हुए। सांग्यान चौंक गया और हल्की सी हंसी निकल गई। हंस क्यों रहे हो? ईफॉन ने आंखें सिकोड़कर पूछा। वो नजरें चुराते हुए बोला, कुछ नहीं। लेकिन उसका चेहरा सब कुछ कह रहा था। वर्तमान में लौटते हुए उन्होंने लिटिल चुन को ड्रॉप किया। ईफॉन ने इंटर्न को बाय कहा और बोली कि कल ऑफिस में मिलेंगे। सांग्यान ने उस लड़के के बारे में पूछा। ईफॉन ने बताया कि वो फ्लफी हेयर वाला लड़का उनकी कंपनी में नया इंटर्न है और शायद यूनिवर्सिटी से सांग्यान को जानता है। इस पर सांग्यान के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। कार में अजीब सी खामोशी छा गई। वो सुरक्षित घर पहुंचे, कार पार्क की और बिल्डिंग में दाखिल हुए। लिफ्ट में ईफॉन को शरारत का असर अब ज्यादा महसूस होने लगा, साथ ही उसे पछतावा भी होने लगा। सांग्यान कुछ कहने के लिए मुड़ा ही था कि ईफॉन का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधे उस पर गिर पड़ी। सहारे के लिए उसने उसकी ढीली टाई पकड़ ली। सांग्यान की मजबूत बाहों ने उसे तुरंत थाम लिया। दोनों चौंक गए, लेकिन उस पल एक अजीब सी शांति भी थी। लिफ्ट धीरे धीरे बंद हो गए और उस छोटे से स्पेस में वो दोनों यूं ही एक दूसरे से सटे रहे। सांग्यान झुका, आवाज धीमी और भारी, इस बार मुझे इतना कसकर पकड़ने की वजह क्या है? ईफॉन ने उसकी तरफ देखा और धीमे से बोली, सॉरी, बैलेंस बिगड़ गया। सांग्यान सीधा हुआ, भौएं उठाई, रियली? अभी तो तुम बिल्कुल ठीक लग रही थी। फिर जैसे अचानक उसे कुछ सूझा, वो फिर झुका। रुको, कहीं तो मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश तो नहीं कर रही? ईफॉन ब्लिंक कर गई, लेकिन जवाब देने से पहले ही सांग्यान और पास आ गया, आंखों में शरारत। अगर ऐसा है तो साफ साफ बताओ। अगर तुम मुझे सिड्यूस कर रही हो तो थोड़ा ढंग से करो। कौन जाने, मैं शायद तुम्हें अपना दिल जीतने भी दे दूं। उसके शब्द उसके कानों को छूते हुए निकले। रीढ़ में हल्की सी सिरहरन दौड़ गई, थोड़ी चाह से, थोड़ी उसकी बेशर्मी से। ईफॉन का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अभी मैं कुछ भी ट्राई नहीं कर रही, और जब करूंगी तो तुम्हें बता दूंगी। ये कहकर वो घूमी और लिफ्ट से बाहर निकल गई, सांग्यान को वहीं कंफ्यूज छोड़कर। बाद में किचन में सांग्यान ने उसे बैठने को कहा ताकि वो संभल सके। वो उसके लिए हैंगओवर ड्रिंक बना रहा था। शराब इतनी स्ट्रांग थी कि ईफॉन का पेट बुरी तरह खराब लग रहा था। कुछ देर खामोशी रही। सांग्यान ने देखा कि वो कांपते हाथों से ग्लास उठाने की कोशिश कर रही है, तो वो उसके लिए कुछ गर्म पीने को ले आया। ईफॉन ने पूछा कि वो सूट में क्यों है? क्या आप कोई ऐसी जॉब है जिसमें सूट पहनना पड़ता है? उसके सवालों पर सांग्यान ने थकी सी सांस ली। फिलहाल उसे किसी ड्रंक इंसान से बात करने में इंटरेस्ट नहीं था। ईफॉन को बुरा लगा। उसने कहा, मैं ड्रंक नहीं हूँ, सिर्फ एक ग्लास पिया है। असल ड्रंक तो वो होता है जो ग्रेजुएशन में दर्जनों ग्लास पी जाए। सांग्यान रुक गया। तुम्हें ये कैसे पता? उसने पूछा। ईफॉन ने बताया कि चैंग ने कहा था। फिर उसने वही सवाल पूछ लिया जो उसके दिमाग में था। उस रात तुमने इतनी ज्यादा शराब क्यों पी थी? सांग्यान चुप हो गया। कुछ पल बाद धीमी आवाज में बोला, बहुत पुरानी बात है, अब ठीक से याद भी नहीं। नाइट में सांग्यान ने एक दोस्त को बर्थडे कॉल किया। ईफॉन किचन में पॉरेज खा रही थी। कॉल के दौरान सांग्यान ने कहा कि वो अपने दोस्त से 2 दिन छोटा है। कॉल खत्म होने पर ईफॉन ने टोक दिया, तुम तो उससे सिर्फ 2 दिन छोटे हो। सांग्यान स्मर्क कर उठा। उसे समझ आ गया कि उसे उसके डिटेल्स अब भी याद है। सोने की कोशिश करते हुए ईफॉन सोच रही थी कि शराब का असर अब तक क्यों नहीं गया। नींद में वो यही चाहती रही कि उसका हैंडसम रूममेट थोड़ा और रुक जाए। उसने सपना देखा, यूनिवर्सिटी के दिनों का, जब लड़कियां सर्टिफिकेट लेते वक्त एक बहुत हैंडसम लड़के की बात कर रही थी। वो फोटो खिंचवाने ही वाली थी कि किसी ने उसका नाम पुकारा। वो मुड़ी, फोटो खराब हो गई। आवाज जानी पहचानी लगी, लेकिन लड़का कुछ कहे बिने चला गया। वो सांग्यान जैसा ही लग रहा था। सपने में वो उसके पीछे भागी और तभी उसकी आंख खुल गई। इतने साल बाद आज उसे वही सपना क्यों आया? नींद नहीं आई तो वो पानी लेने बाहर निकली। दरवाजा खोला तो हॉल में सांग्यान को घूमते देख चौंक गई। उसने आधे मजाक में पूछा, आज किस वजह से बाहर आई हो? जब उसने जवाब नहीं दिया तो वो स्मर्क कर बोला, क्या इस बार फिर मेरा फायदा उठाने का मूड है? ईफॉन की नज़र उसके चेहरे पर टिक गई और उसी पल उसे एहसास हुआ
वो बिल्कुल उस लड़के जैसा दिखता है जो उसके सपनों में था, जिसने कभी उसका नाम इतनी नरमी से पुकारा था। क्या वो फिर से स्लीप वॉकिंग कर रही थी? उसने मुट्ठी भींची और बस एक पल में उसने खुद को उसकी बाहों में झोंक दिया, उसे कसकर गले लगा लिया। सांग्यान पूरी तरह सन्न रह गया। कुछ पल बाद उसका शरीर ढीला पड़ा और वो भी उसके हग में ढल गया। वो उतना ही गर्म था जितना ईफॉन ने सोचा था। उसके गालों पर हल्की सी लाली आ गई। इस बार उसने भी उसे सही से गले लगाया, लेकिन तभी ईफॉन को याद आया। उसने कहा था कि अगर वो उसे फिर छुए तो वो उसे पंच कर दे। तो वो झट से अलग हुई, एक छोटा सा खामोश हग छोड़कर तेजी से कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद हो गया। सांग्यान वहीं खड़ा रहा, हैरान। अपने अपने कमरों में दोनों के गाल हल्के से लाल थे, एक दूसरे के ख्यालों में। लड़की चीख पड़ी, ये सोचकर कि उसने अभी अभी क्या कर डाला था। उधर वो आदमी भी सो नहीं पाया। दोनों ही पूरी रात जागते रहे, उसी बात के बारे में सोचते हुए जो हुआ था। उनकी रात और सपने दोनों ही एक दूसरे की यादों से भरे रहे। कुछ मिनट बाद एफॉन को गहरा पछतावा होने लगा। अब उसे साफ साफ समझ आ गया था कि उसे उस आदमी को गले नहीं लगाना चाहिए था। वो खुद से सवाल करने लगी कि क्या वो सच में इतनी नशे में थी कि ऐसा कुछ कर बैठी। एफॉन ने तय कर लिया कि वो इसे बस एक शराब के नशे की गलती मानेगी और कसम खाई कि अब शराब को हाथ नहीं लगाएगी। इस बार उसने अपनी हरकत की जिम्मेदारी लेने से भी मना कर दिया। फिर भी उसे नींद नहीं आई। जब उसने ऑनलाइन जाकर खुद को दिलासा देने की कोशिश की तो वहां भी उसे कुछ नहीं मिला। अगले दिन एफॉन हल्की सी अनिद्रा और घबराहट के साथ उठी, जबकि सांग्यान हमेशा की तरह बिल्कुल सामान्य था, जैसे उसे किसी बात से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। खाना खाते समय उनके बीच अजीब सी खामोशी छाई रही। आखिरकार एफॉन ने हिम्मत जुटाकर उस दिन की बात छेड़ने का फैसला किया, लेकिन सांग्यान ने उसे यकीन दिलाया कि वो पिछली रात नींद में चल रही थी और अच्छी बात ये थी कि बात सिर्फ एक गले लगाने तक ही सीमित रही। इस बार उसने कुछ हद तक संयम रखा था और हद पार नहीं की थी, इसीलिए वो उसे माफ कर रहा था। वो माफी मांगने लगी, लेकिन सांग्यान ने उसे रोक दिया। उसकी नींद में चलने की आदत सच में अजीब थी। उसने एफॉन से पूछा कि क्या उसे दूसरों का फायदा उठाने की आदत है या फिर वो अकेला ही उसका निशाना है। अब वो उसकी नींद में चलने वाली बात पर भी शक करने लगा था। जब वो लड़की चुप हो गई तो उसने ताना मारते हुए पूछा कि अब उसके सारे बहाने कहाँ गए, या फिर ये आजकल पीछा करने का कोई नया तरीका है। एफॉन ने आखिरकार सब समझाने की हिम्मत की, लेकिन सांग्यान को अब कुछ सुनने की जरूरत नहीं थी। आज उसका मूड अच्छा था, इसीलिए उसने उस दिन ऑफिस छोड़ने की पेशकश की। गाड़ी चलाते वक्त उसने मजाक में पूछा कि क्या उसने अपनी सारी एनर्जी उस रात उसके कपड़े उतारने में लगा दी थी। एफॉन ये सुनते ही जोर से बोली कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। सांग्यान ने उसे ऐसे देखा जैसे रंगे हाथ पकड़ लिया हो। वो तुरंत चुप हो गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है। अगर वो सच में नींद में चल रही होती तो उसे ये याद ही नहीं होना चाहिए था कि उसने क्या किया या क्या नहीं। सांग्यान ने पूरे भरोसे से पूछा कि फिर उसे कैसे यकीन है। उसने चालाकी से याद दिलाया कि उसने खुद ही सुबह कहा था कि उसने उसे सिर्फ गले लगाया था। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला कि शायद उसे ही गलत याद हो। खैर, वे आखिरकार अपने गंतव्य तक पहुंच गए। सांग्यान ने देखा कि चैंग कोने में छुपा हुआ है। उसने गाड़ी में उसकी तरफ थोड़ा और झुकते हुए कहा कि वो हिले नहीं। चैंग ने जाहिर है उन्हें गाड़ी में देख लिया और सांग्यान ने मौके का फायदा उठाकर ऐसे पास आ गया जैसे वो डेट कर रहे हों। फिर उसने पूछा कि उसके बालों में क्या है। वो शर्मिंदा हो गया क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था। खैर, उसने उसे जल्दी गाड़ी से उतरने को कहा। उसे समझ ही नहीं आया कि अब उसने क्या गलत कर दिया है। ऑफिस में बाद में लुएन ने चैंग को हमेशा की तरह नमस्ते कहा। छोटे इंटर्न ने बेधड़क पूछ लिया कि क्या वो सांग्यांग को डेट कर रही है। उसने कहा कि वो कपल नहीं है और ये सुनकर लड़के ने राहत की सांस ली। उसने उन्हें साथ आते देखा था, इसीलिए वो थोड़ा चिंतित हो गया था। बाद में एफॉन की तेज तर्रार दोस्त ने उसे इतनी स्ट्रांग ड्रिंक पिलाने के लिए माफ़ी मांगी और पूछा कि क्या उसके सिर में दर्द है। उसने समझाया कि वो बस घर जाकर सो गई थी। फिर उस सहकर्मी ने उसे उस संभावित रूममेट के बारे में याद दिलाया जिसके बारे में उसने पहले बताया था। उन्होंने एक मेल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ढूंढ लिया था। वो महिला पहले उसकी खराब सफाई की आदतों की शिकायत करती रहती थी, लेकिन अब अचानक कहने लगी कि उसे वो अच्छा लगने लगा है। अब तो वो बस उसकी तारीफें ही कर रही थी। लगता था कि विपरीत लिंग के साथ रहना आखिरकार रोमांस की ओर ही ले जाता है। ये सुनकर एफॉन सोच में पड़ गई और बोली कि ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता। उसकी दोस्त ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और मजाक में कहा
कि सांग्यान पक्का उसमें दिलचस्पी रखता है, लेकिन एफॉन ने साफ इनकार कर दिया। असल में अब उसे खुद लगने लगा था कि गलत इरादे उसी के हैं। जिस तरह उसने अचानक उसे गले लगा लिया था, उसे ये हक नहीं था कि वो उसके पीछे जाए, जब अतीत में वही उसे दूर धकेल चुकी थी। उसने सिर झुकाकर आह भरी और मान लिया कि उसकी दोस्त शायद सही थी। शायद वजह ये थी कि वो बहुत ज्यादा मिलने लगे थे। वक्त के साथ अजीब और अनचाहे ख्याल जन्म लेने लगते हैं। उसके लिए यही बेहतर था कि वो उस खूबसूरत आदमी से दूरी बनाए रखे। काम चलता रहा और उस दिन उसे काफी देर तक काम करना पड़ा। तभी उसे अपनी माँ का एक बहुत लंबा और सोच समझकर लिखा हुआ मैसेज मिला, लेकिन उसे पढ़ते ही वो चुप हो गई। माँ ने लिखा था कि खाना मत छोड़ना और अपना ख्याल रखना, लेकिन अब ये बातें उसे घुटन देने लगी थी। बिना जवाब दिए उसने ठंडेपन से सारे मैसेज डिलीट कर दिए और दिमाग शांत करने के लिए मेज पर सिर रख लिया। उस शाम वो काफी देर से घर लौटी। सांग्यान बैठकर काम कर रहा था। उसने उसे डांटा कि उसने पहले से नहीं बताया कि वो देर से आएगी। उसने माफी मांगी। फिर उसने पूछा कि आज उसका रवैया थोड़ा अलग क्यों है, क्या वो उसे नज़रअंदाज कर रही है। उसने कहा कि वो बस थकी हुई है और नींद आ रही है, बस इतना ही। समझदार आदमी ने तुरंत उसके मूड में आए उस हल्के से बदलाव को पकड़ लिया और नरमी से उसे आराम करने को कहा। खामोशी से उसने उसे बिस्तर की ओर जाते देखा। फिर वो खुद भी तैयार होकर सोने ही वाला था कि उसने उसे नाइट ड्रेस में हॉल में बैठे देखा। वो चुपचाप पास आकर कुर्सी पर बैठ गया, उसे यूं खाली नजरों से देखते हुए, और फिर पूछा, तुम्हें क्या हो गया है और तुम ऐसे खाली जगह में क्यों देख रही हो? अचानक ईफॉन उठी और घर में इधर उधर भटकने लगी, लेकिन इस बार उसका रास्ता बदल गया था। वो सीधे सांग्यान के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। सांग्यान उसके पीछे गया और अपने मजबूत शरीर से उसका रास्ता रोकते हुए पूछा कि उसे आखिर हो क्या रहा है। फिर उसने उसे सहारा देकर उसके कमरे की तरफ मोड़ा ताकि वो किसी दीवार से टकरा न जाए। ईफॉन सावधानी से सही दिशा में चलने लगी। सांग्यान को पिछली रात उसका बर्ताव याद आया। तब वो ठीक थी, लेकिन इस बार उसका रास्ता क्यों बदल गया? क्या उसने इसलिए उसके कमरे में जाने से बचा लिया था क्योंकि दरवाज़ा बंद था? उसका स्लीप वॉकिंग काफ़ी रैंडम लग रहा था। सांग्यान सोचने लगा कि क्या वो हर खुली जगह में यूं ही भटकती रहती है। इतना सोचते सोचते उसकी नींद उड़ गई। वो उठ खड़ा हुआ और मन ही मन तय किया कि अब ज़रूरी दरवाजे बंद रखेगा। सब कुछ ठीक ठाक बंद करने के बाद सुबह हो गई। सुबह ईफॉन थोड़ी सी ग्रॉगी हालत में उठी। उसने जल्दी से तैयार होकर नाश्ता करना शुरू कर दिया। सांग्यान कहीं दिख नहीं रहा था तो उसे लगा कि शुक्र है रात को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसका ये अंदाज़ा बहुत जल्द टूटने वाला था। उसे लगा कि हर बार स्लीप वॉकिंग में उसका उससे टकराना ज़रूरी नहीं है। तभी सिकाओ का मैसेज आया कि सांग्यान सुहावन के ऑफिस में काम कर रहा है। ईफॉन अनजाने में डिटेल्स देखने लगी कि वो किस कंपनी में काम करता है। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो उसकी कंपनी ऐसे सर्च कर रही है जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। ये सोचकर वो खुद चौंक गई। जुलाई के बीच में सांग्यान ने ईफॉन को बताया कि उसकी बहन उस रात डिनर के लिए आ रही है। उसने पूछा कि क्या उसे कोई परेशानी तो नहीं। ईफॉन ने तुरंत कहा कि वो जब चाहे आ सकती है। शाम को ईफॉन घर पहुंची तो देखा सांग्यान हमेशा की तरह खाना बना रहा था और लिविंग रूम में एक लड़की बैठी थी। उस लड़की ने खुशी खुशी ईफॉन को ग्रीट किया। ईफॉन मुस्कुराई और पूछा कि क्या उसने कुछ खाया है, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। लड़की ने मुंह फुलाते हुए कहा कि उसके भाई बहुत स्लो है और अभी अभी खाना बनाना शुरू किया है। सांग्यान ने दोनों को इग्नोर किया और चुपचाप खाना बनाने में लगा रहा। जब वो व्यस्त था, ईफॉन ने लड़की को स्नैक्स ऑफर किए। लड़की के एडमिशन रिजल्ट्स आ चुके थे और उसने आखिरकार ईहाई यूनिवर्सिटी जाने का फैसला कर लिया था। भले ही वो काफ़ी दूर थी, वो नाव में रुकना नहीं चाहती थी और एक नया शहर देखना चाहती थी। ईफॉन ने उसके फैसले का पूरा सपोर्ट किया, लेकिन लड़की ने उदास होकर बताया कि उसका भाई इस फैसले से काफ़ी नाराज़ है क्योंकि उसने उसे एप्लीकेशंस के बारे में बताया ही नहीं था। सांग्यान को लगा था कि वो नाव ही चुनेगी। लड़की बोली कि उसे रेकलेस और इम्प्यूडेंट कहा गया, जैसे उसने चुपके से यूनिवर्सिटी बदल दी हो। ये सुनकर ईफॉन कुछ पल के लिए ब्लैंक हो गई। उसे याद आ गया कि उसने भी अतीत में बिल्कुल यही किया था, बिना बताए यूनिवर्सिटी बदल दी थी। डिनर टेबल पर सांग्यान की बहन खुशी खुशी बातें कर रही थी और मजे से खा रही थी। वहीं ईफॉन चुपचाप सांग्यान को देख रही थी। उसका दिमाग अतीत में अटक गया था। क्या सांग्यान अपनी बहन से इसलिए नाराज था क्योंकि उसे ईफॉन की याद आ गई थी? रिजल्ट्स आने के दिन वो सच में खुश था, लेकिन जैसे ही उसे यूनिवर्सिटी बदलने की बात पता चली, उसका मूड पूरी तरह बदल गया था। उस दिन उसने उसे बहुत हर्ट किया था।
उस रात ईफॉन फिर से स्लीप वॉकिंग करने लगी। वो हॉलवे में घूमी और लिविंग रूम में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद वो उठी और बिना होश में आए सीधे सैंग्यान के कमरे के दरवाजे तक चली गई। दरवाजा बंद नहीं था। बिना हिचकिचाहट वो अंदर चली गई। सैंग्यान गहरी नींद में था। उसकी सांसें शांत और स्टेडी थीं। ईफॉन धीरे से उसके पास बिस्तर पर बैठ गई। सुबह होने लगी और अगली चीज जो उसे पता चली वो ये थी कि वे दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे हुए थे। ईफॉन की आंख सबसे पहले खुली। उसने पलकें झपकाईं तो सबसे पहले सैंग्यान का चेहरा देखा, शांत, सुकून भरा और बेहद करीब। उसका दिल जोर से धड़क उठा। ये बहुत गलत है, उसने सोचा और बिना उसे जगाए चुपचाप निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो हिली, सैंग्यान करवट लेकर आलस में एक बांह उसके ऊपर डाल बैठा और उसे रोक लिया। इस पोजीशन में उसका दिल और तेज धड़कने लगा। वो इंतजार करने लगी कि वो जाग जाए और इस अजीब हालत से उसे बचा ले, लेकिन वो गहरी नींद में ही रहा। ईफॉन ने धीरे से उसकी बांह हटाई और निकलने लगी। वो बस खड़ी ही हुई थी कि अचानक उसकी आवाज आई, ईफॉन। वो वहीं जम गई। धीरे से मुड़कर देखा, सैंग्यान बैठ चुका था, थोड़ी नींद में लेकिन पूरी तरह जागा हुआ। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो बस एक पल दूर थी बच निकलने से, अब पकड़ी जा चुकी थी। उसने तुरंत कहा, बिल्कुल सीरियस फेस के साथ, तुम सपना देख रहे हो, जब पूरी तरह जाग जाओगे सब नॉर्मल हो जाएगा। सैंग्यान ने उसे घूर कर देखा, क्या तुम मुझे बेवकूफ लगते हो? ईफॉन ने बिस्तर की तरफ इशारा किया, वापस हो जाओ, ट्रस्ट मी, सब भूल जाओगे। इतना कहकर वो मुड़ी और लगभग दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सैंग्यान के साथ एक ही बिस्तर पर पकड़े जाना उसके लिए बेहद शर्मिंदगी भरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसका सामना कैसे करेगी। वो इतनी एम्बैरस थी कि जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से निकल गई ताकि अपने दिमाग को शांत कर सके। लेकिन उसकी देर ने सैंग्यान को बाहर आने का मौका दे दिया। वो सवालों से बचने के लिए और तेज चलने लगी, लेकिन सैंग्यान ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि उसे इंटरव्यू के लिए देर हो रही है और वे रात को बात कर सकते हैं, लेकिन सैंग्यान ने जोर दिया कि वो अभी एक्सप्लेनेशन चाहता है। ईफोन को समझ नहीं आ रहा था कि वो बताए क्या। उसने बस माफी मांगी। सैंग्यान ने कहा कि वो उसे डराने लगी है, कौन जाने वो कितनी दूर तक चली जाए, शायद एक दिन वो जागे और पाए कि उसकी चैस्टिटी भी चली गई है। ईफोन ने उसे रीजनेबल होने को कहा। उसने बस उसकी बिस्तर पर सो लिया था, उसने उसे छुआ तक नहीं। सैंग्यान ने पूछा कि उसे इतना यकीन कैसे है। ईफोन ने कहा कि वो उससे पहले जागी थी और सैंग्यान तो बहुत बैड स्लीपर है, वो तो उसे वापस खींच भी लाया था। अगर किसी को डरना चाहिए तो वो खुद थी। अब तो वे बराबर हो चुके थे, इसलिए इसे इशू नहीं बनाना चाहिए। सैंग्यान हंसते हुए कहा कि वो स्कोर रख रही है, लेकिन सच तो ये था कि नुकसान में वही था। इतनी बार हो चुका था और साफ था कि दोनों में से फीलिंग्स किसकी ज्यादा हैं। ईफोन इसे नकार भी नहीं पाई। उसने याद दिलाया कि उसे इंटरव्यू के लिए जल्दी निकलना है और रात को बात कर लेंगे। आखिरकार सैंग्यान मान गया। रास्ते में ईफोन को सब कुछ याद आता रहा। कुछ बड़ा नहीं हुआ था, फिर भी उसका सर दुख रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे सुलझाए। बाद में नानू टीवी स्टेशन पर उन्हें कार एक्सीडेंट की विक्टिम और उसकी मां का इंटरव्यू लेना था। चांग इक्विपमेंट चेक कर रहा था। उसने पूछा कि क्या काम के बाद उसके पास टाइम है। उसे अपने सीनियर की बच्ची के लिए गिफ्ट लेना था। ईफोन ने उसे दूसरी कलीग से पूछने को कहा। साफ था कि चांग बस उसके साथ बाहर जाने का मौका ढूंढ रहा था। फिर उसने कहा कि उसके चेहरे पर मिट्टी लगी है और हाथ बढ़ाया। ईफोन तुरंत पीछे हट गई। किसी अनजाने स्पर्श से वो असहज हो गई। उसने धीरे से कहा कि वो बाद में खुद साफ कर लेगी। अजीब बात ये थी कि सैंग्यान के साथ उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। चांग निराश हुआ, लेकिन हारने वाला नहीं था। गाड़ी में बैठकर वो उसकी जिंदगी के पर्सनल सवाल पूछने लगा, खासकर ये कि उसकी मुलाकात सैंग्यान से कैसे हुई। जब उसे पता चला कि वे हाई स्कूल क्लासमेट्स थे तो उसने पूछा कि क्या वो उस लड़की के बारे में जानती है जिसे सैंग्यान स्कूल में पसंद करता था। वो लड़की कौन थी ये किसी को नहीं पता था। ईफोन ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन उसके मन में साफ था वो लड़की हमेशा से वही थी और वो ये बात अंदर ही अंदर जानती थी। एफॉन ने पूछा कि क्या वो छोटी लड़की नाचती थी। माँ ने बताया कि वो 7 साल की उम्र से बैले डांस कर रही थी। लड़की स्वभाव से बहुत इंट्रोवर्ट थी और डांस ने उसे थोड़ा खुलने में मदद की थी। अब डॉक्टर ये तय नहीं कर पा रहे थे कि वो आगे डांस जारी रख पाएगी या नहीं। वे उसे सामान्य मिडिल स्कूल में ट्रांसफ़र करने पर भी विचार कर रहे थे। ये सच में बहुत बड़ा और तोड़ देने वाला झटका था। अस्पताल के बिस्तर पर उस बेचारी बच्ची को देखते हुए एफॉन को अपना अतीत याद आ गया। वो समय जब वो खुद पैरों में गंभीर चोट के कारण अस्पताल में फंस गई थी। 3 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहने का मतलब था कि वो समर डांस में हिस्सा नहीं ले पाएगी। एफॉन तब भी डांस करना चाहती थी। एक दयालु माँ ने सुझाव दिया था कि वो लिबरल आर्ट्स की पढ़ाई ट्राई कर सकती है। एफॉन डांस छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता को हॉलिडे ट्रेनिंग बहुत महंगी लगती थी। उसके स्टेपफादर बेरोजगार थे और एफॉन के पिता द्वारा छोड़ा गया पैसा घर के खर्चों में लग रहा था। वे छुट्टियों में होने वाली हर ट्रेनिंग का खर्च नहीं उठा सकते थे। ऐसे में सबसे आसान रास्ता यही समझा गया कि वो अपना डांस का सपना छोड़ दे। अगले सेमेस्टर में मजबूर होकर एफॉन को लिबरल आर्ट्स में लौटना पड़ा।
बाकी स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगे कि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस इतने पास है और अब ये सब कितना मुश्किल हो जाएगा। सब जोर जोर से गॉसिप कर रहे थे कि अब उसका डांस खत्म हो चुका है। पीछे से सैंग्यान चुपचाप ये सब देख रहा था। बाद में जब एफॉन अकेली बैठी थी, सैंग्यान उसके पास आया और पूछा कि उसने अचानक वापस ट्रांसफ़र क्यों लिया। एफॉन ने बताया कि उसके पैर में चोट लग गई थी और वो डांस नहीं कर सकती थी। ये सुनकर सैंग्यान हैरान रह गया। उसने चोट के बारे में और पूछा, लेकिन एफॉन डिटेल में नहीं जा पाई। उसने ये दिखाने की कोशिश की कि उसे डांस से इतनी लगाव भी नहीं था, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। सैंग्यान ने उसकी नाक हल्के से छेड़ी, जैसे उसकी झूठ पकड़ ली हो, और मजाक किया कि ऐसे झूठ बोलती रही तो उसकी नाक लंबी हो जाएगी। फिर उसने उसे हौसला दिया, बोला कि कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, अगर उसके पैर ठीक हो गए तो वो फिर से आर्ट स्टूडेंट बन सकती है, जैसा वो चाहती है। अभी उसके रिजल्ट्स गड़बड़ थे, तो बेहतर होगा कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे, और अगर सब ठीक रहा तो डांस को लेजर के तौर पर रखे। वो इनकरेजमेंट से भरा हुआ था, यहाँ तक कि उसने मजाक में कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो खुद उसके लिए डांस सीख लेगा। वर्तमान में लौटते हुए उस बच्ची की माँ अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़ी थी। उसने कहा कि ट्रांसफ़र का फैसला हमेशा उसकी बेटी का होगा और माता पिता उसे पूरा सपोर्ट देंगे। ये सुनकर एफॉन को आश्चर्य भी हुआ और सुकून भी। उसने माँ को भरोसा दिलाया कि लड़की ज़रूर ठीक हो जाएगी। शाम को सैंग्यान ने एफॉन को डिनर के लिए बुलाया, लेकिन एफॉन ठीक महसूस नहीं कर रही थी। ऊपर से काम भी बहुत था, इसलिए उसने मना कर दिया। वो फिर से काम में लग गई। जब जब वो थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करती, सुबह की घटना उसके दिमाग में आ जाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर लौटने पर इस हालात से कैसे निपटे। अब जब वो शांत हुई तो उसे सब कुछ और भी अजीब लगने लगा। सैंग्यान को पूरा हक था नाराज होने का, आखिर उसने उसे अपने बिस्तर पर सोते हुए पाया था। एफॉन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे ठीक करे। उसने इंटरनेट पर अनोनिमसली सलाह मांगी, मन ही मन दुआ करती हुई कि कहीं सैंग्यान को पता ना चल जाए। तभी सैंग्यान का मैसेज आया, पूछ रहा था कि वो कब घर आएगी। एफॉन ने काम ज्यादा होने का बहाना बनाया और कहा कि शायद वो वापस ना आए। उसने कहा कि बेहतर होगा वो दरवाज़ा लॉक कर ले। सैंग्यान ने अम्यूज़मेंट के साथ फ़ोन देखा और एफॉन को याद दिलाया कि इंसान को अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये पढ़कर एफॉन को खुद पर शर्म आने लगी। उसे लगा कि वो बहुत ही डिस्पिकेबल और शेमलेस व्यवहार कर रही है। उसने तय किया कि जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर लौटेगी। जब एफॉन घर पहुंची तो लिविंग रूम खाली देखकर उसे पल भर को हैरानी हुई। फिर उसे रनिंग वाटर की आवाज़ आई। सैंग्यान शावर में था। कुछ ही देर में वो बाथरूम से बाहर आया। पानी की बूंदें उसके बेड चेस्ट पर चमक रही थीं। ये देखकर एफॉन की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और झुंझलाकर बोली, क्या हमने ये अग्री नहीं किया था कि शेड स्पेसेस में कपड़े पहनेंगे? सैंग्यान बिल्कुल बेपरवाह था। वो आराम से कपड़े पहनते हुए शरारती मुस्कान के साथ बोला, अगर यही रूल है तो इसे फॉलो करना तुम ही मेरे लिए मुश्किल बना रही हो। वो उसके पास काउच पर बैठ गया और उसके घबराए हुए चेहरे को देखते हुए बोला, ऐसा क्या देख रही हो? हम पहले ही किस और टच कर चुके हैं, है ना? तो अब मेरे कपड़े पहने होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? टॉपिक बदलने के लिए एफॉन ने कहा, वैसे भी तुम्हारे दरवाजे के आगे चेयर रखने से हर बार काम नहीं चलेगा, ठीक से लॉक कर लिया करो। लेकिन सैंग्यान की नज़रें उसके चेहरे से हटी ही नहीं। अचानक उसने आगे बढ़कर उसके गालों को हल्के से थाम लिया। एफॉन एकदम स्टिफ हो गई और उसके गाल और ज्यादा लाल हो गए। इतनी परेशान क्यों हो? सैंग्यान ने आधी मुस्कान के साथ पूछा। गर्मी बहुत है, एफॉन ने नजरें चुराते हुए बुदबुदाया। लेकिन एसी तो चल रहा है। वो थोड़ा और पास झुकाया। आखिरकार एफॉन ने घबराई हुई आवाज में कबूल किया कि उसने पहले कभी किसी आदमी का बेयर बॉडी नहीं देखा था, और इसी वजह से उसने सैंग्यान से कहा था कि वो अग्रीड रूल्स फॉलो करे और आधा नंगा इधर उधर ना घूमे। सैंग्यान का मूड अच्छा था और वो रूल्स मानने के मूड में नहीं था। छेड़ते हुए बोला, तो आज मैं एक्सेप्शन दे देता हूँ, अगर कर सकूँ तो मेरा फ़ायदा उठा लो। ये सुनकर एफॉन पूरी तरह स्पीचलेस रह गई। उसने इतना शेमलेस इंसान पहले कभी नहीं देखा था। उसने मन ही मन ठान ले कि वो दोबारा किसी भी हाल में उसके बिस्तर में नहीं पहुंचेगी, इसलिए उसे भी सावधानी बरतनी होगी और सैंग्यान को भी। इससे पहले कि एफॉन कोई सोल्यूशन सुझा पाती, सैंग्यान ने एक रिक्वेस्ट रख दी। वो चाहता था कि वो दूसरे मर्दों से दूरी बनाए रखे। ये रिक्वेस्ट अजीब सी पॉजेसिव और थोड़ी अम्यूजिंग थी, और फिर अपनी यूजुअल शेमलेसनेस के साथ उसने जोड़ दिया, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, बस दूसरे लड़कों के सामने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनने की एक्टिंग मत करना।
उस रात एफॉन बिस्तर पर लेटी ये सोचती रही कि उसे सांग्यान का उसे छूना उतना बुरा भी नहीं लगा था। वो आदमी दूसरों जैसा नहीं था और उसकी रिक्वेस्ट भी साधारण नहीं थी। साफ था कि वो किसी और बात की ओर इशारा कर रहा था। उसने फ़ोन चेक किया तो अपनी पोस्ट के नीचे कई कमेंट्स थे। पहला कमेंट ये पूछ रहा था कि क्या सुबह की क्लोज इनकाउंटर में उसका मेल फ्रेंड एक्साइटेड हो गया था। एफॉन का चेहरा तुरंत लाल हो गया और वो तस्वीर दिमाग से मिटाती हुई जल्दी जल्दी फ़ोन बंद कर बैठी। अगला कमेंट पूछ रहा था कि क्या उसका रूममेट उस पर क्रश रखता है या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या वो उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। ढेरों सजेशंस थे, लेकिन एफॉन को ये एहसास होने लगा कि सांग्यान उसके साथ दूसरों से अलग तरह से पेश आता है। अगर उसे सच में परेशानी होती तो वो ऐसा इंसान था जो या तो खुद मूव आउट कर जाता या साफ मना कर देता। शायद वो सच में उसके लिए एक न्यूसेंस थी। ये सोचकर उसके अंदर सेल्फ डाउट बढ़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सांग्यान के दिल में अब भी उसके लिए फीलिंग्स हैं या वो उसे बस एक झंझट समझता है। हाई स्कूल में बहुत सी लड़कियां सांग्यान को एरोगेंट कहकर गॉसिप करती थीं और उसकी डाउनफॉल का इंतजार करती थी, लेकिन एफॉन ने कभी उसे एरोगेंट नहीं माना। उसे लगता था कि अपने दिल की चाहत रखना गलत नहीं है। अगर वो सितारों तक भी हाथ बढ़ाना चाहता है तो भी ठीक है, बस वो हमेशा जिंदा दिल और चमकता रहे। नेशनल हॉलीडेज में वो सियाओ से मिलने गई। सियाओ ने मुस्कुराकर पूछा कि एफॉन और सांग्यान के बीच क्या चल रहा है, क्या वो सच में डेटिंग नहीं कर रहे। एफॉन ने मना कि वो सिर्फ हाउसमेट्स हैं, दोनों काम में इतने बिजी रहते हैं कि घर पर मिलना जुलना भी कम होता है। सियाओ ने बताया कि उसने सुना है सांग्यान का परिवार उसे ब्लाइंड डेट्स पर सेट करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर एफॉन हैरान रह गई। सियाओ चाहती थी कि उनके बीच कुछ स्पार्क हो, लेकिन सांग्यान की पर्सनैलिटी को देखते हुए ये बात समझ में भी आती है। एफॉन चुप हो गई, शायद सोच रही थी कि गलती सच में सांग्यान की थी या उसकी अपनी। सियाओ ने बताया कि उसे एक लड़का मिला है और वो उसे परस्यू करने का सोच रही है, लेकिन साथ ही वो इतनी लेजी है कि कोशिश भी नहीं कर पा रही। उसने एफॉन को फ्लर्टिंग के बारे में समझाया और इस बार एफॉन इस टॉपिक में काफ़ी इंटरेस्टेड थी। सियाओ ने साफ कहा, अगर एफॉन सच में इंटरेस्टेड है तो उसे कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं करेगी तो बाद में पछताएगी। अगर किसी और ने सांग्यान को पा लिया तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा। इस बात ने एफॉन को सब कुछ दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। बाद में जब वो घर लौटी तो उसने सांग्यान को अपनी माँ से फ़ोन पर बात करते हुए पाया। एफॉन को डर लगा कि शायद बात ब्लाइंड डेट्स की ही हो रही हो। वो ये सोच भी नहीं पा रही थी कि सांग्यान किसी और लड़की के साथ बैठकर बातें करे, खाना खाए। सांग्यान ने उसे लौटते देखा और मुस्कुराकर पूछा, तो अपने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के साथ डेट से वापस आ गई? वो शानलैंग के साथ बाहर नहीं गई थी। ये जानकर सांग्यान को हैरानी भी हुई और राहत भी मिली। तभी एफॉन ने हल्के से इशारे में ये बात छेड़ी कि हाल के दिनों में वो कैसे कपड़े पहन रहा था, इतने कैजुअल और थोड़े से रिवीलिंग कि ध्यान भटक ही जाए। सांग्यान ठिठक गया, फिर उसे छेड़ती हुई नज़र से देखा। क्या हुआ? डर लग रहा है कि खुद को रोक नहीं पाओगी? हम दोनों अडल्ट्स हैं, पता है ना। अपनी डिज़ायर्स पर थोड़ा सेल्फ कंट्रोल तो होना ही चाहिए। वो साफ मजाक कर रहा था, लेकिन इस बार ईफोन पीछे नहीं हटी। गंभीर चेहरे और थोड़ी सी हिम्मत के साथ उसने कहा, अगर तुम ऐसे ही बिहेव और ड्रेस करते रहे तो शायद मैं सच में कंट्रोल खो दूं, और ऑनेस्टली कहूं तो इस बार मुझे डर है कि कहीं मैं कोई क्राइम ना कर बैठूं। सांग्यान एकदम जम सा गया, पूरी तरह स्पीचलेस। पहली बार स्मूथ टॉकिंग सांग्यान के पास कहने को कुछ नहीं था। ये कहकर ईफोन ने उसे थोड़ा सावधान रहने की याद दिलाई और सोने के लिए मुड़ गई। सांग्यान ने उसे रुकने को कहा। उसने लंबी सांस ली और पूछा, अब क्या चाहिए? सांग्यान मुस्कुराया और बोला, अच्छा ज़रा बताओ तो तुम मेरे साथ एग्जैक्टली क्या करने वाली थी? वो अंदाजे लगाने लगा, उसे टीज करता हुआ यहाँ तक कह दिया कि अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। ईफॉन ने विरोध किया, गुस्से में फुंकारती हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। सांग्यान को थोड़ी निराशा हुई कि वो उसके बेट में नहीं फंसी। अपने कमरे की सेफ्टी में पहुंचकर ईफॉन ने राहत की सांस ली। उसे एहसास हुआ कि उसके हाउसमेट ने उसकी फ्लर्टिंग को नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि पलट कर फ्लर्ट करने लगा था। उसका असली मकसद क्या है, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने तय किया कि उसे और प्रोब करना होगा। 24 अक्टूबर फ्रॉस्ट्स डिसेंट का दूसरा दिन था। ईफॉन ने रात 11 बजे तक ओवरटाइम किया। उसी दिन उसका बर्थडे था। वो 24 साल की हो गई थी। देर हो चुकी थी और वो सांग्यान को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप निकलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सांग्यान ने देख लिया और उससे फ्रिज से एक बॉक्स निकालने को कहा। ईफॉन फ्रिज के पास गई और अंदर एक खूबसूरत सा बॉक्स देखा जिस पर रिबन बंधी थी। उसे उठाते ही वो शर्मा गई। मन में आया कि कहीं ये उसके लिए तो नहीं। उसने बॉक्स सांग्यान को दे दिया और नॉर्मल बनने की कोशिश करते हुए बोली कि वो सोने जा रही है, लेकिन सांग्यान ने उसे उसके साथ खाने को कहा। दोनों एक प्यारे से बर्थडे केक के सामने बैठे। आखिर ईफॉन ने पूछ ही लिया, क्या ये उसके लिए है?
सैंग्यान ने बेपरवाही से कहा कि बस इम्पल्सिव खरीदारी थी। ईफॉन ने फिर भी उसे थैंक यू कहा और माना कि उसे बहुत समय से बर्थडे केक नहीं मिला था। उसने केक की कुछ खुश तस्वीरें ली। सैंग्यान ने कैंडल जलाई और नर्म मुस्कान के साथ कहा, विश मांगो। ईफॉन ने आंखें बंद की, अपने 24वें बर्थडे की खामोश विश मांगी और धीरे से कैंडल बुझा दी। क्या विश मांगी? सैंग्यान ने क्यूरियस होकर पूछा। ईफॉन ने सिर हिला दिया। अगर बता दी तो पूरी नहीं होगी। सैंग्यान ने शरारती मुस्कान के साथ सिर टेढ़ा किया। तो फिर मैं तुम्हारी विश कैसे पूरी करूंगा? उसके गाल लाल हो गए। उसने नजरें चुराकर कहा, काम से जुड़ी है। वो हंसा, सच में? मुझे तो लगा तुम ये विश कर रही हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊं। उसका लहजा प्लेफुल था, लेकिन मतलब साफ था। अब वो अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं रहा था। ईफॉन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस चुपचाप उसे केक का एक स्लाइस थमा दिया, कूल बनने की कोशिश करते हुए। बाद में सफाई करते समय उसने बचा हुआ केक फ्रिज में रख दिया। पूरा केक खत्म करने में देर हो चुकी थी। उनके बीच की खामोशी गर्म और लिंगरिंग हो गई थी। तभी सैंग्यान ने उसका नाम लिया। वो मुड़ी तो देखा वो सामने खड़ा था। नज़र घड़ी की तरफ गई। लगभग आधी रात होने वाली थी। सोफे के नीचे देखो, यहाँ तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट है। फिर वो अचानक थोड़ा पास आया, जिससे ईफॉन हल्की सी चौंक गई। लेकिन कुछ बोल्ड करने के बजाय उसने बस मुस्कुराते हुए उसके बाल हल्के से उलझा दिए। हैप्पी बर्थडे, उसने धीमे से कहा। फिर बिना कुछ और बोले वो अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया, चेहरे पर चमकती मुस्कान के साथ। उसी वक्त सुहान का कॉल आया। वो बात करने लगा कि कैसे वो सैंग्यान को कई प्रिटी लड़कियों से मिलवा सकता है। सैंग्यान ने साफ मना कर दिया और कहा कि उसे इस नॉनसेंस में ना घसीटे। सुहवान ने मदद ऑफर की, जो भी वो इन दिनों कर रहा था। सैंग्यान ने स्मग स्माइल के साथ कहा, एक लड़की है जो मेरे पीछे पड़ी है। समझो मैं बीइंग परस्यूड में बिजी हूँ, किसी और के लिए टाइम नहीं। उधर ईफॉन ने अपना प्रेजेंट ढूंढ लिया था। वो एक खूबसूरत से नीले बैग में लिपटा हुआ था। केक तो पहले ही अनएक्सपेक्टेड था, गिफ्ट की तो उसने उम्मीद भी नहीं की थी। उसने पार्सल प्यार से अपने कमरे में रखा। अंदर एक खूबसूरत परफ्यूम था और बॉटल पर उसका निकनेम फर्स्ट फ्रॉस्ट एनग्रेव्ड था। उसे हाई स्कूल का वो दिन याद आ गया जब उसने कैजुअली कुछ दोस्तों को अपना निकनेम बताया था। सैंग्यान क्लास के पीछे चुपचाप वो बातचीत सुन रहा था। बाद में उसी दिन उसने उसे उसी निकनेम से बुलाया था। उसके बाद वो नाम दोनों के बीच एक छोटा सा इनसाइड जोक बन गया था। लेकिन इतने सालों बाद फिर मिलने के बाद उसने वो नाम कभी दोहराया नहीं था, एक बार नहीं। ईफॉन को सच में लगा था कि वो भूल चुका है। और अब वही नाम उस परफ्यूम बॉटल पर उकेला हुआ था, एक याद जो सिर्फ उन दोनों की थी। ईफॉन ने परफ्यूम को धीरे से वापस बॉक्स में रखा और बिस्तर पर पीठ के बल लेट गई। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। थोड़ी देर पहले सैंग्यान का उसके बालों को सहलाना फिर से याद आ गया। वो कितना पास था। उसका दिल बेकाबू होकर तेज धड़कने लगा। गाल अभी भी गर्म थे। उसने शर्माते हुए अपना चेहरा ढक लिया। उसी शाम उसने विश मांगी थी कि इस साल वो हिम्मत जुटाए, उस इंसान के पीछे जाए जिसे वो प्यार करती है, बिना झिझके। और अगर वो इंसान सैंग्यान है तो वो मेहनत करने, पहला कदम उठाने और अपनी फीलिंग्स का सामना करने को तैयार है। इस सोच के साथ उसने एक शांत लेकिन पक्का डिसीजन लिया। इस बार वो सैंग्यान का खुलकर पीछा करेगी, बिना हेजिटेशन के, बिना खुद को रोके। हाई स्कूल में वो उसके पीछे आया था, अब उसकी बारी थी। दृढ़ निश्चय के साथ ईफॉन ने फ़ोन उठाया और सैंग्यान को मैसेज लिखा कि गिफ्ट के लिए थैंक यू कहने के लिए और ये पूछने के लिए कि उसका बर्थडे कब है, ताकि वो भी बदले में कुछ कर सके। सच कहें तो ये उससे बात करते रहने का बहाना भी था, चाहे वो कभी मूव आउट ही क्यों न कर जाए। सैंग्यान ने मैसेज पढ़ा, हल्की सी अम्यूजमेंट के साथ रिप्लाई किया, मेरे बर्थडे में अभी 69 दिन बाकी है। ईफॉन मुस्कुराई और तुरंत लिख भेजा, तो क्या तुम मुझे हर दिन याद दिला सकते हो? मुझे डर है मैं भूल जाऊंगी। सैंग्यान कुछ पल मैसेज को देखता रहा। उसके चेहरे पर डिसबिलीफ और हल्की एग्जैस्परेशन का मिला जुला भाव था। क्या ये लड़की अपनी फीलिंग्स में थोड़ी और सिंसियर नहीं हो सकती? उसने बुड़बुदाया। फिर भी उसने अग्री कर लिया। दूसरी तरफ ईफॉन ने भले ही सैंग्यान को परस्यू करने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसे ठीक ठीक समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करे। अगली सुबह वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी थी। बाल नीटली पोनीटेल में बंधे थे, हमेशा की तरह काम के लिए तैयार। लेकिन कुछ सोचकर वो रुक गई। थोड़ी देर बाद वो फिर बैठी और हल्का सा मेकअप करने लगी, जो वो आमतौर पर नहीं करती थी। खैर, अब इम्प्रेस करने के लिए कोई है। उसने सैंग्यान द्वारा दिया हुआ परफ्यूम निकाला और हल्का सा स्प्रे किया। फेमिलियर खुशबू से उसका मूड अपने आप अच्छा हो गया। किचन में सैंग्यान हमेशा की तरह ब्रेकफास्ट बना रहा था। पीछे हलचल सुनकर वो मुड़ा और ईफॉन को कमरे से निकलते देख एक पल के लिए ठिठक गया। आज वो कुछ अलग लग रही थी, ज्यादा पॉलिश्ड, ज्यादा इंटेंशनल। और तभी उसे समझ आया, उसने वही परफ्यूम लगाया था जो उसने उसे दिया था।
उसके गाल हल्के से लाल हो गए, लेकिन उसने जल्दी से नजर फेर ली और हल्के अंदाज में कहा, एक कटोरा ले लो, नाश्ता तैयार है। दोनों चुपचाप बैठकर नाश्ता करने लगे। खाने के बाद सैंगयान उठ खड़ा हुआ। खाने के बाद टेबल साफ कर देना, उसने कहा, और जल्दी जल्दी किचन से बाहर निकल गया। ईफोन ने पलकें झपकाईं। क्या अभी भी नींद में है? वो उसे जाते हुए देखते हुए सोचने लगी। लेकिन कुछ ही पल बाद वो फिर से दिखाई दिया, फ्रेश, तैयार, साफ कपड़ों में, साफ साफ बाहर जाने के लिए रेडी। ईफोन ने उसे हैरानी से देखा। तुम बाहर जा रहे हो? सैंगयान ने ठंडे अंदाज में सिर हिलाया, एक दोस्त से मिलने। जब दोनों निकलने की तैयारी कर रहे थे, ईफोन ने स्टैंड पर रखी एक कैप उठाई और पहन ली। लेकिन उसे कुछ अजीब लगा, कैप थोड़ी ढीली थी। उसने सैंगयान की तरफ देखा और पकड़ लिया कि वो उसे नहीं बल्कि उसकी कैप को देख रहा था। ईफोन ने कैप का आगे वाला हिस्सा छुआ और तुरंत समझ गई, रुको, ये मेरी नहीं है। उसकी अपनी कैप अब भी हुक पर टंगी हुई थी। वो उसकी कैप पहन रही थी। ज्यादा सोचे बिना वो पंजों पर खड़ी हुई, धीरे से कैप उतारी और आगे बढ़कर उसे उसके सिर पर ठीक से पहनाने लगी। ऐसा करते हुए उसने हल्के से उसका चेहरा थाम लिया। इतनी अचानक नजदीकी से सैंगयान चौंक गया। ईफोन हल्के से मुस्कुरा दी। ये उसकी छोटी सी लेकिन साहसी हरकत थी। कैप ठीक करने के बाद उसने फिर हाथ बढ़ाया और उसके बिखरे बालों को सलीके से पीछे कर दिया। हल्के से बोली, "You're welcome." सैंगयान हंस पड़ा। अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हें ढंग से थैंक यू कहना चाहिए। यहीं पर मैं आज की स्टोरी रोक रही हूँ, लेकिन इन दोनों के बीच जो महसूस हुआ वो अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ है। अगर आप जानना चाहते हो आगे क्या होगा तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और इस स्टोरी को अपने किसी खास के साथ शेयर करना, जिससे आपके बीच का प्यार और भी गहरा हो।